हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया, वेरी गुड। हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 6 को कंप्लीट किया था और उसमें बात करी थी हम लोगों ने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस की, कंडक्टेंस की, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। और आज के लेक्चर में हमको बात करना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स और उनकी ऐसी ट्रिक जिनकी मदद से आप महज सेकंडों में सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जी, मैं हूं सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं सौरभ फिजिक्स। देखिए बच्चों, एक सवाल लिखा हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 5 ओम। What will be the new resistance? What will be the new resistance if it is stretched 2 times to its original length? मतलब एक वायर है हमारे पास, एकदम बेसिक सा न्यूमेरिकल है, पहले बेसिक लगाते हैं फिर थोड़े से अच्छे स्टैंडर्ड पे चलेंगे। एक वायर है हमारे पास जिसका इनिशियल जो रेजिस्टेंस है वो कितना है। मान लेते हैं एक वायर है अपने पास, ये वायर है कोई, ये सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग बेटा, ठीक है। ये एक वायर है जिसकी इनिशियल लेंथ हमको नहीं पता कितनी है, मान लेते हैं L है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी नहीं पता, मान लेते हैं A है। इसको हम L1 बोल देते हैं, इसको हम A2 बोल देते हैं। ये पहली स्थिति है ना, तो ये लेंथ L1 है, इसका एरिया A2 है और इसका जो रेजिस्टेंस है बेटा अभी वो कितना है, R1 की जो वैल्यू दी गई है पहले वो कितनी है, 5 ओम। एक रेजिस्टेंस है, एक वायर है, कंडक्टर है जिसका इनिशियली हम देखें तो रेजिस्टेंस हमको 5 ओम दिया गया है। पहले इसका जो प्रतिरोध है वो बेटा वो 5 ओम है। अगर इसका लेंथ को हमने 2 गुना बढ़ा दिया, इसकी लेंथ को हम कितने गुना बढ़ा दें, अगर इसको हम खींच करके 2 गुना बढ़ा दें, इस तरीके से इसकी लेंथ को हम बढ़ा दें, ये मान लेते हैं ये लेंथ कर दिया। अगर आप वायर इस तरीके से बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है वायर थोड़ा सा पतला हो जाएगा। मटेरियल तो उतना ही है ना, अगर यहां पर है तो इतना में मटेरियल सब आ गया, लेकिन अगर खींच दोगे तो एक्स्ट्रा मटेरियल कहां से आएगा, नीचे से ही जाएगा, इधर उधर से ही जाएगा, तो वायर थोड़ा सा पतला हो जाएगा। तो अब जो लेंथ है वो कितनी है, L2, और इसका एरिया कितना है, A2, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R2, ये कैलकुलेट करना है। तो एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस दिया गया 5 ओम, इसका रेजिस्टेंस अब क्या हो जाएगा कि अगर इसकी लेंथ को हम खींच करके 2 गुना कर दें। तो सवाल को हम समझ गए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं L1 कितना है, इनिशियली जो लेंथ है वो L है, इसकी पहले वाली जो लेंथ है वो L मान लिया है। L2 कितना दिया गया है, ये सवाल में देखिए, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस इफ इट इज स्ट्रेच्ड 2 टाइम्स। सिंपल सी कहानी थी कि लंबाई पहले अगर L मान लिया जाए तो बाद वाली जो लेंथ है वो कितनी है, 2L है। पहले वाला रेजिस्टेंस हमको दिया गया है कितना है, पहले वाला रेजिस्टेंस 5 ओम है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर पहले 5 ओम है, और खींचने के बाद रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ये हमको कैलकुलेट करना है। मेरी बात समझ आ रही है। इसकी एक लास्ट में ट्रिक भी बताएंगे, तो चुटकियों में सवाल आप लगा लेंगे, 1 सेकंड में सवाल लगा लेंगे, लेकिन पहले इसके पूरी डिटेल मेथड हम समझ लें कि कैसे ये किया जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ तो ट्रिक से ठीक है, लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव हुआ, लिखना है, सवाल को सॉल्व करना है, तो वहां पर तो ट्रिक बेटा काम करेगी नहीं। तो वहां पर आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इनिशियल लेंथ L है, खींच करके 2L कर दिया गया, डबल कर दिया गया। पहले रेजिस्टेंस 5 ओम था, अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। इस टाइप के सवाल को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला यहां पर यूज करना पड़ेगा, हमेशा आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। और वो फॉर्मूला है बेटा A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। ये फॉर्मूला कहां से आ रहा है इसको भी समझ लो जरा। देखो, अगर हम बात करें कि इसका जो मास होगा M1 है और इसका मास कितना है, M2 है, तो जाहिर सी बात है बेटा M1 बराबर क्या रहेगा, M2 रहेगा। अगर आपके पास में 100 ग्राम का वायर है, कोई वायर है आपके पास जिसका वजन 100 ग्राम है,
और उसको अगर खींच दिया जाएगा तो खींचने के बाद तार लंबा हो जाएगा, ये बात ठीक है, लेकिन टोटल मास कितना रहेगा, द्रव्यमान कितना रहेगा, 100 ग्राम ही रहेगा। तो मास तो बेटा बदलने वाला है नहीं, तो इसका मास m1 है, इसका मास अगर m2 है तो वो दोनों मास बराबर हैं, m1 बराबर m2। हम जानते हैं बेटा द्रव्यमान बराबर होता है आयतन इंटू घनत्व, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी दोनों की बराबर होगी, क्योंकि अगर कॉपर के वायर को खींचोगे तो खींचने के बाद भी कॉपर ही रहेगा यार, मटेरियल थोड़ी नहीं बदल जाएगा। अगर आपने कॉपर का वायर खींचा था तो क्या कॉपर खींचते खींचते एल्युमिनियम बन जाएगी, कि कॉपर खींचते खींचते गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर में? ऐसा तो होगा नहीं। तो जो मटेरियल इस वायर का होगा खींचने के बाद भी वही मटेरियल रहेगा, इसका मतलब डेंसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि डेंसिटी डिपेंड करती है मटेरियल पर। तो डेंसिटी कट जाएगी, बचेगा V1 बराबर V2। V क्या है? वॉल्यूम। तो इस वायर का वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं? वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम ये वन होगा, सॉरी, ये A इंटू एल, A इंटू एल। अरे ये सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि एरिया, A इंटू एच यानी कि एल। तो यहां लिखा जा सकता है A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, ये लिखा जा सकता है। A1 L1 बराबर A2 L2 लिख सकते हैं, वही लाइन लिखी हुई है यहां पर, A1 L1 बराबर A2 L2। इसका मतलब अगर वायर खींच रहा है तो उसका वॉल्यूम बराबर है, मास बराबर है, मास के बाद में मास इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बराबर हो जाएगी, डेंसिटी कट जाएगी तो वॉल्यूम V1 बराबर V2 आएगा। V1 को लिख सकते हैं A1 L1 और V2 लिख सकते हैं A2 L2। तो ये दोनों को हमने बराबर कर लिया। यहां पर आपको आगे क्या करना है बेटा? L1 अपॉन L2 का मान निकाल लेना है। L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए किसी तार को खींचने वाला, किस तार का रेजिस्टेंस पहले इतना है, तार को खींच करके हमने 2 गुना बढ़ा लिया, 3 गुना बढ़ा लिया, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऐसा सवाल मिलेगा तो आपको ये फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा, A1 L1 बराबर A2 L2। यहां से हमने वैल्यू निकाल लिया है L1 बटे में L2, फिर बराबर में A2 बटे में A1, इसकी वैल्यू आ गई। अब हमको लिखेंगे आगे क्या लिखना है, इन फर्स्ट कंडीशन, पहली स्थिति में, पहली स्थिति हमारी ये वाली जब तार को खींचा नहीं गया है, बिफोर स्ट्रेचिंग लिख सकते हैं आप, बिफोर स्ट्रेचिंग, आफ्टर स्ट्रेचिंग। तो बिफोर स्ट्रेचिंग में क्या लिख सकते हैं हम लोग बेटा? फॉर्मूला R बराबर रो एल अपॉन ए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में हमने ये फॉर्मूला प्रूफ कराया था पिछले वीडियो में। R बराबर रो एल अपॉन ए, तो पहली कंडीशन है, सब में 1 लगा सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां पर रो पे 1 नहीं लगाया, जिस तरह से यहां डेंसिटी मटेरियल पर डिपेंड कर रही है उसी तरह से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी सिर्फ मटेरियल पर ही डिपेंड करेगा। यहां पर कि यहां पर अगर कॉपर का वायर है तो खींचने के बाद भी कॉपर ही रहेगा, तो जो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा वही इसका होगा। ये हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में, इसका तो वीडियो ही बताया था, पूरा टॉपिक ही पढ़ाया है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये डिपेंड करता है मटेरियल पर, कांस्टेंट होता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर करता है। तो यहां पर रो पर 1 और 2 नहीं लगेगा, क्योंकि रो का मान दोनों के लिए सेम रहेगा। इन सेकेंड कंडीशन, ये आपको लिखना नहीं, क्या समझने के लिए था केवल ये। इन सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में बेटा हम लोग क्या लिखेंगे इसके लिए? आफ्टर स्ट्रेचिंग R2 इज इक्वल टू रो L2 बाई A2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। R बराबर रो L बाई A फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पर ये पहली स्थिति के लिए सब में 1 1 लग गया, ये दूसरी स्थिति है सब में 2 2 लग गया। अब आप डिवाइड मार दो। डिवाइड कैसे मारेंगे? इक्वेशन नंबर सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। अब हमको R2 का मान निकालना है तो उसको ऊपर कर दिया, R2 डिवाइडेड बाई R1, तो कितना मिल जाएगा हमको? R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1 बराबर R2 की वैल्यू कितनी बेटा? रो L2 बाई A2 अपॉन रो L1 बाई A1। तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो R2 अपॉन R1 कितना आ जाएगा? R2 अपॉन R1 आ जाएगा L2 अपॉन A2 इंटू, ये A1 ऊपर पहुंचेगा और L1 यहां पहुंचेगा,
तो ये हो जाएगा A1 अपॉन L1। तो L1 को यहां लिख देते हैं, A2 को यहां लिख देते हैं। देखिए ध्यान से क्या किया गया है यहां पर, हमने यहां पर A1 को ऊपर भेज दिया, बटे में A2 लिखा ही था, तो A1 बटे A2। L2 ऊपर लिखा था और हमने L1 को नीचे भेज दिया यहां पर, तो L2 बटे L1 हो गया ये। अब फायदा क्या मिला हमको, फायदा यह मिला कि R2 बटे R1 इज इक्वल टू L2 बटे L1 इंटू, ध्यान से अगर देखें तो यहां से L1 बटे L2 हमें पता है और A2 बटे A1 पता है, जो भी कह लो, तो यहां पर हमको A1 अपॉन A2 चाहिए। इस इक्वेशन को लगाने का मकसद हमारा यही था, क्योंकि यहां पर हम लोग आकर के जब फंसेंगे तो L1 और L2 के मान तो पता है, L और 2L, लेकिन हमको यहां पर एरिया के विषय में कोई जानकारी दी नहीं है कि एरिया डबल हुआ, आधा हुआ, रेडियस क्या है, इसके विषय में कुछ नहीं बताया। तो हमको एरिया को यहां से एलिमिनेट करना है, एरिया को यहां से हटाना है A1 और A2 को, तो वो हटेंगे यहां से। अगर हमको A1 अपॉन A2 चाहिए तो हम इसको पलट सकते हैं ना, तो ये पलट दोगे तो हो जाएगा ये L2 बटे L1 बराबर A1 अपॉन A2। तो यहां से एरिया के रेशियो मिल जाएगा A1 बटे A2, और A1 बटे A2 ही तो हमें चाहिए, A1 बटे A2 तो हमें चाहिए, A1 बटे A2 यहां से हमको मिल रहा है। समझ आ रही है बात। अगर किसी सवाल में लेंथ के बजाय हमको एरिया में जानकारी दे दे कि किसी तार को खींच करके उसका एरिया हमने इतना गुना कर दिया है, आधा कर दिया है, जो भी है, जितना भी दे दे, अगर एरिया दे दे तो पहले वाला एरिया हम A मान लेंगे, दूसरे वाला एरिया A2 को मान हम जितने गुना देगा 2A 3A 4A या फिर A/2 A/3 जो भी बोल रहा है, तो A1 A2 के मान दे देगा। ये इक्वेशन सेम लगाएंगे, लेकिन जब यहां पर पहुंचेंगे हल करते हुए सेम प्रोसेस से यहां पहुंचेंगे तो A1 और A2 के मान हमें पता है, सवाल ने एरिया के विषय में ही जानकारी दिया है, लेंथ के विषय में जानकारी नहीं दिया है, तो यहां पर लेंथ को एलिमिनेट कर देंगे इस फॉर्मूले से। L2 बटे L1 का मान है वो उठा के रख देंगे हम। तो यहां पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करेगा कि हम किसको एलिमिनेट करेंगे, क्या हमको पता है किसकी वैल्यू दी गई है। तो यहां पर A1 A2 के विषय में जानकारी नहीं है, तो A1 अपॉन A2 की जो वैल्यू है L2 बटे L1 वो उठा करके यहां रख दिया, L2 बटे L1। यहां पर हमको वैल्यू पता चल गई पूरी, कितनी हो गई है, L2 बटे L1 का होल स्क्वायर, और L2 की वैल्यू आ गई 2L और L1 की वैल्यू है L का होल स्क्वायर, कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, R2 बटे R1, R2 बटे R1 की वैल्यू कितनी दी गई थी, 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 20 ओम, 20 ओम इसका आंसर। ये पूरा उसका मेथड था, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था इसका कि हमने किस तरह से एक पहले वाली वायर की लेंथ L मान लिया, फिर खींच करके 2 गुना कर दिया गया था, 2 टाइम्स कर दिया गया था, तो 2L मान लिया। पहले वाले का रेजिस्टेंस 5 ओम है तो दूसरे का रेजिस्टेंस बताओ, तो L1 L2 R1 R2। ये क्वेश्चन लगाया हमने, A1 L1 बराबर A2 L2, L1 अपॉन L2 बराबर A2 बटे A1 या L2 बटे L1 बराबर A1 बटे A2, जो भी वैल्यू निकाल लो। फिर हमने पहली स्थिति में यहां पर हमने R का फॉर्मूला लगाया, फिर दूसरी स्थिति में लगाया, दोनों को डिवाइड किया तो रो से रो कट गया, जो बचा वो लिख दिया। अब हमने गौर से देखा तो L1 और L2 की वैल्यू पता है हमको, L2L सवाल ने बता दिया, A1 और A2 की जानकारी थी नहीं, इसलिए हमने इस वाले इक्वेशन का इस्तेमाल करके हमने A1 बटे A2 का यहां से मान निकाला, जो कि मिला L2 बटे L1, उठा के रख दिया, L2 बटे L1 का होल स्क्वायर, L2 का मान रखा, L1 का मान रखा, कट गया, जो बचा स्क्वायर कर दिया, गुणा करा दिया, आंसर मिल गया। R1 का मान पता था। ये हमारा बेसिक मेथड था कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। अगर बात आ जाए शॉर्ट ट्रिक की, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। केवल आपको क्या करना है, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं आप। देखिए भाई, अगर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करें, ध्यान देखिएगा, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है बेटा, R2 इज इक्वल टू N स्क्वायर R1, R2 इज इक्वल टू N स्क्वायर R1। जहां आप समझ ही रहे हैं कि R1 है पहला रेजिस्टेंस, जो कि सवाल में दिया गया 5 ओम, बाद में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा वो R2 है। N क्या है,
जितने टाइम्स तार को खींचा जाएगा, जितने गुना तार को खींचा जा रहा है, जितने गुना लंबाई बढ़ाई जा रही है, वो वैल्यू यहां पर लिख दी जाएगी। सवाल में कितने गुना दी गई थी? 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर 4। पहले वाला कितना रेजिस्टेंस था? 5, 4 पंचे 20, खत्म, 20 ओम आ गई। जितने गुना तार को खींचा जा रहा है वो n की वैल्यू है, और यहां पर 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4। 2 का स्क्वायर, 2 गुना खींचा जा रहा है ना, 2 टाइम्स, 2 का स्क्वायर 4, और पहले वाला रेजिस्टेंस है 5, 5 चौके 20 ओम, आंसर खत्म। मजा आया? सिंपल सा फॉर्मूला है। R2 बराबर, अभी आगे और भी हम बताएंगे एक ट्रिक। R2 बराबर n स्क्वायर R1। यहां पर आपको n का मान रखना है, r का मान रखना है, n का स्क्वायर कर देना है, गुणा कर देना, सीधा आंसर। 1 सेकंड भी नहीं लगने वाला है, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब अगर सी सवाल में कहा जाए कि किसी तार का जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वो हमारा मान लेते हैं R है, कुछ भी मान लेते हैं R है, और हमने तार को खींच करके उसकी जो लंबाई है वो हमने बढ़ा दी है 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स। तो बताइए अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो हमने जो n की वैल्यू है वो पता चल गई 2.5 है, तो 6.25, और पहले वाला रेजिस्टेंस कितना है? R, खत्म, 6.25 R वैल्यू आ जाएगी। इस बार R का मान अगर दे देगा तो गुणा करा कर आंसर बता देंगे। तो जितने गुना तार को खींचा जा रहा है वो n की वैल्यू है, इनिशियल रेजिस्टेंस क्या दिया है, प्रारंभिक प्रतिरोध, वो रख देंगे, गुणा वुणा करा करके आंसर तुरंत। एक सवाल और देखते हैं, ये सवाल तो इस टाइप के तो आप कर लेंगे, तो ऐसे सवाल नहीं बताएंगे, परसेंटेज वाला एक सवाल कर लेते हैं कि अगर हमको कहा जाए कि एक रेजिस्टेंस का इनिशियल प्रतिरोध ये है और व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस इफ इट इज स्ट्रेच्ड बाय 2% या 0.2%, 10%। अगर हमने किसी तार को 10% खींच दिया उसकी इनिशियल लेंथ का, तब क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या फर्क पड़ जाएगा? डायरेक्ट आपको 2 गुना 3 गुना नहीं देगा, परसेंट में देगा। तो कैसे करेंगे? चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए सिलेंड्रिकल वायर इज स्ट्रेच्ड। सिलेंड्रिकल से ज्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जो वायर होता है वो सिलेंड्रिकल ही होता है। इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज, खींचा गया है, लंबाई को बढ़ाया गया है, इट्स लेंथ बाई 10%। 10% इसकी लेंथ को हमने बढ़ा दिया है। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस। अगर हम किसी तार की लेंथ को 10% बढ़ा देते हैं, 10% इंक्रीज कर देते हैं, तो बताना यह है कि उसका रेजिस्टेंस कितने परसेंट बढ़ जाएगा, कितना इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, निकालते हैं। आसान क्वेश्चन है ये भी, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको इनिशियली लेंथ फिर से मान लेना है। इनिशियल लेंथ कितनी मान लेना है? L1 का मान L है। L1 की वैल्यू कितनी बेटा? L है। और L2 की वैल्यू कितनी है? L2 की वैल्यू है बेटा, ध्यान सुनिएगा, अगर किसी चीज की हम लेंथ बढ़ा रहे हैं, वायर की लेंथ बढ़ा रहे हैं 10%, तो पहले इसकी लेंथ ये थी, मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए। अब हमने इसकी लेंथ अगर बढ़ा दिया है 10%, तो 10% में कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी इसकी लेंथ। 10 का 10% कितना बनेगा? 1 सेंटीमीटर ही तो बनेगा। तो 1 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ जाएगी। अब कितनी हो जाएगी इसकी लेंथ? 11। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अगर इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इसमें हम 10% का इंक्रीमेंट करें तो इसकी लेंथ अब हो जाएगी 11। तो 11 को कैसे लिखेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, 10 तो ये है ही, 10 तो रहेगा ही, प्लस इस 10 का 1% और जुड़ गया, यानी कि 1% और जुड़ गया, तो 10 + 1 यानी कि 11। ऐसे ही यहां पर लिख रहे हैं, तो L तो है ही, 10 तो है ही, प्लस 10 का 1% यानी कि L का 10%। नहीं समझे? अरे 10 सेंटीमीटर तो लेंथ है ही, मान लेते हैं, तो 10 तो थी ही, प्लस 10 का 10% और बढ़ जाएगा, 10 का 10% और बढ़ जाएगा, L का 10% और जुड़ गया, तो मिला करके ये L2 बन जाएगा। कि पहले लेंथ उसकी L थी, L तो अभी भी है, प्लस कितनी बढ़ गई? L का 10% और बढ़ गया है, L का 10% और जुड़ गया है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? L2 इज इक्वल टू L प्लस
तो L का 10% ऐसे लिखेंगे। L2 इज इक्वल टू L बाई 10 बचा, तो 10 का एलसीएम अगर ले लेंगे तो 10 प्लस L तो हो जाएगा 11L, ये हो जाएगा। अब अगर यहां पर चाहे तो हम ट्रिक लगा सकते हैं डायरेक्ट। हम जानते हैं बेटा R2 बराबर N स्क्वायर R1, R2 बराबर N स्क्वायर R1। तो R2 बराबर कितने गुना तार को खींचा गया है, तो यहां से क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज को एक बार हल कर लोगे तो सवाल समझ में आ जाएगा। पहले लेंथ उसकी L है, अब लेंथ कितनी हो गई है 11L बाई 10, यानी कि पहले के मुकाबले कितने गुना 11/10 गुना। तो N की वैल्यू है 11/10 का होल स्क्वायर R1, तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100 R1। ये मिल गया R2 और R1 बटे में ले जाओ R1 को, तो R2 बटे R1। करना चाहें तो आप ऐसे कर ले, अदरवाइज आगे का प्रोसेस एकदम सेम है। क्या करना है हमको, हम एक बार सॉल्व कर दे रहे हैं, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं देखना है मेथड तो आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, बाकी ट्रिक आपके पास लगी हुई है। हम यहां पर फिर से करेंगे A1 L1 बराबर A2 L2, ये मेथड हम फिर से लगाएंगे। A1 L1 बराबर A2 L2। यहां पर A1 हम तो यहां किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा, यहां पर हम वैल्यू निकाल सकते हैं L2 बटे L1 की। L2 बटे L1 इज इक्वल टू आ जाएगा A1 बटे A2। अभी निकाला था पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने। तो यहां से L1 को बट्टे में भेज दो, इधर से A2 को बट्टे में भेज दो, तो यहां पर L2 बटे L1 और इधर आ जाएगा A1 बटे A2। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इन फर्स्ट कंडीशन पहली स्थिति में हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पहली स्थिति में फॉर्मूला लगा देंगे हम R इज इक्वल टू रो L बाई A 1 1 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इन सेकंड कंडीशन क्या लिख सकते हैं, इन सेकंड कंडीशन क्या लिख सकते हैं, सेकंड कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं R2 बराबर रो L2 बाई A2, इक्वेशन नंबर सेकंड है ये। इक्वेशन नंबर ये क्या बनेगी, थर्ड। इसके बाद हमारा क्या कार्य है, डिवाइड करना है। इक्वेशन नंबर थर्ड डिवाइडेड बाई सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड डिवाइडेड बाई सेकंड। तो इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास R2, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है R1। R2 में लिखेंगे रो L2 बाई A2 और इसमें लिखेंगे रो L1 बाई A1। रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो R2 बटे R1 कितना मिलेगा हमको, L2 लिखा हुआ है, ये L1 बटे में और आ जाएगा। देखिए ये वाला L1 पहुंचेगा ना यहाँ पर, ये A1 ऊपर जाएगा और इसके बटे में A2 पहले से लिखा हुआ है A2, और यहां लिख सकते हैं L2 बटे L1 इंटू A1 बटे A2 का मान कितना है, देखो L2 बटे L1 है, तो L2 बटे L1, और ये हो जाएगा L2 बटे L1 का होल स्क्वायर। ठीक, R2 बटे R1 बराबर L2 की वैल्यू कितनी है, L2 की वैल्यू है 11L बाई 10 अपॉन में L1 की वैल्यू कितनी है, देखो L1 भी लिखना है ना, L का होल स्क्वायर, L से L कैंसिल, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, R2 बटे R1। देखो यही लाइन आई है डायरेक्ट, 121 बटे 100, 121 बटे 100। तो आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या पूरा प्रोसेस लगाएं तो इस्तेमाल करें, लेकिन दिक्कत यहां पर परसेंटेज निकालना है। इसमें लास्ट में हम ट्रिक बताएंगे अभी, इसकी जो लास्ट की ट्रिक होगी उसमें हमको शुरुआत में सवाल को पढ़ करके ही डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा। डायरेक्ट कैसे पता करेंगे बताते हैं। तो आपके पास जो फिलहाल पहले की ट्रिक है उसका भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं। दिक्कत इस यहां पर भी नहीं है कि आपको पता है कि पहले उसकी लेंथ कुछ L रही होगी, बाद में 10% बढ़ा दिया गया है, तो L प्लस L का 10% कितना होगा 11L बाई 10। तो आपको इतना लिखते ही आपको ये मालूम पड़ गया कि लंबाई को कितने गुना बढ़ाया गया है। अगर परसेंटेज में उसने बताया है, इनडायरेक्टली बताया है, तो हमने परसेंटेज से कैलकुलेट कर लिया कि लंबाई को कितने गुना बढ़ाया गया है, तो मालूम पड़ा भैया 11/10 गुना बढ़ाया गया है। तो n का मान यही है 11/10, तो हमने कहा n का मान मिल गया 11/10, तो हमको स्क्वायर कर देना 121/100, R2 बटे R1 का मान आ गया। अब हमको यहां पर निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस
और इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे भैया, R2 माइनस R1 बटे R1 इंटू 100। इंक्रीज इन रेजिस्टेंस R2 माइनस R1 अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू 100। प्रतिरोध में जो चेंज हुआ है बटे में पहले कितना था, इंटू 100। यहां से काम करते हैं हम लोग, एक काम क्या करते हैं हम लोग, R2 और R1 का अलग अलग डिवाइड मार देते हैं, तो परसेंटेज चेंज मिल जाएगा हमको। R2 बटे R1 माइनस 1 इंटू 100। R2 बटे R1 कितना आ जाएगा, 121 बटे 100, 121 बटे 100 माइनस का 1 इंटू का 100। 100 का जब एलसीएम लेंगे तो 100, 121 में से 100 गया तो 21 बटे 100, 100 से 100 कट गया, 21% आंसर। देख लीजिए भाई, हमको क्या मिल गया, परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, इस फॉर्मूले से हमको मिल जाएगा 21%। सिंपल सवाल था, इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, साधारण सवाल है ये। अगर इस तरह के सवालों में हमको डायरेक्ट करना हो कि हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है, एक फॉर्मूला है। जैसे यहां पर था R2 बराबर n स्क्वायर R1, इसमें भी एक फॉर्मूला है जो हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको रफ कर देते हैं। इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा कहना भी उसकी बेइज्जती है, नॉर्मल आप याद कर सकते हैं। तो फॉर्मूला है यहां पर परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 200 प्लस x इंटू x बटे 100। ये फॉर्मूला है 200 प्लस x इंटू x बटे 100, 200 प्लस x इंटू x बटे 100, 200 प्लस x इंटू x बटे 100। जहां x क्या है, जितने परसेंट हम वायर की लंबाई को खींच रहे हैं, जितने परसेंट, सवाल में परसेंट दिख जाए, जितने परसेंट, 10% है, बस x की वैल्यू 10 है। 0.1% है, x की वैल्यू 0.1 है। x अगर 20% है, 20 है, 25 है, 25। जो भी परसेंटेज दिया जाएगा लेंथ में, वो यहां पर आपको लिख देना है। तो इस सवाल को अगर इस ट्रिक से करते तो कैसे करते, 200 प्लस x की वैल्यू दी गई है 10 इंटू 10 बटे में 100। तो 200 में 10 जोड़ दोगे तो 210, जीरो कैंसिल, बटे में 10, खत्म, 21% आंसर। सीधे परसेंट में ही आंसर आता है, इससे सीधे परसेंट में आएगा। खत्म हो गया, लो। कैसी लगी ट्रिक ये बताइएगा जरूर कमेंट में। इन परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस 200 प्लस x इंटू एक्स बटे 100। डायरेक्ट आपको x की वैल्यू लिखनी है, कितने परसेंट हमने लेंथ बढ़ाई है, 10% बढ़ाई है तो x की जगह 10, यहां पर भी 10। इस वाले 10 से एक जीरो कैंसिल, तो 200 प्लस 10, 210 बटे 10, 0 0, 21% आंसर। कुछ भी रखिए, अगर हम यहां पर x की वैल्यू 25 ले लें, कितनी ले लेते हैं, 25। ये एक स्टैंडर्ड सवाल है, ज्यादातर पूछा जाता है, यही ऑब्जेक्टिव में मिल जाता है कि अगर हम तार की लंबाई को 25% बढ़ा दें तब क्या होगा। इसका आंसर भी जो आता है वो लोगों को याद हो जाता है भाई। तो यहां पर अगर 25 रख देंगे तो 200 प्लस 25 इंटू 25 बटे 100 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 225, 25 चौके 100, 4 से डिवाइड मारना है, 4 पंचे 20, 2 बचेगा, 4 छंग 24, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 56.25%। खत्म। इस फॉर्मूले से आप कोई सा भी सवाल लगा सकते हैं। इसमें एक ट्रिक और भी है इसी में, मतलब थोड़ा सा और हेल्प करने के लिए आपकी। अगर सवाल में x की वैल्यू 10 से छोटी है, 10 से कम है, काफी कम हो, मतलब 1%, 2%, 3%, 4%, 0.1%, 0.2%, इस तरह की वैल्यू है, 10 से छोटी है, 10 से छोटी है, उस परिस्थिति में आप इस फॉर्मूले को अप्रॉक्सीमेटली 2x लिख सकते हैं।
क्या लिख सकते हैं 2x। रीजन ये होगा कि अगर x बहुत छोटा हो जाएगा, x बहुत छोटा है तो 200 की तुलना में बहुत कम है, 10 से छोटा है बहुत कम है, कम होने की वजह से इसको छोड़ दिया जाता है। ये खत्म हो जाएगा, जीरो मान लेंगे, ये नहीं मानेंगे, ये मानेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो होता है उसको ये हम इग्नोर करते हैं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 2 इंटू एक्स बचेगा ये। यानी कि अगर x वृद्धि करी गई है लेंथ में तो रेजिस्टेंस में 2x हो जाएगा। जैसे अगर 2% हमने लेंथ बढ़ाई है तो उसका रेजिस्टेंस 4% बढ़ जाएगा, खत्म। सीधे डबल आंसर आएगा, कुछ नहीं करना है। अगर x की वैल्यू 10% से कम है, अगर x की वैल्यू 10% से कम है तब हमको केवल 2x कर देना है रेजिस्टेंस का परसेंटेज निकालने के लिए। सीधे ही आंसर आएगा बिना किसी गलती के, एकदम पक्का आंसर आएगा, कन्फर्म वाला। और अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, बिल्कुल पॉइंट के बाद भी सब सेम रहे, तो फिर आप ये लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा आंसर एग्जैक्ट मैच करेगा, इसमें तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। इसमें तो अप्रॉक्सीमेशन वाली बात रहेगी हमेशा कि पॉइंट के बाद में दूसरा डिजिट तीसरा डिजिट कभी गड़बड़ कर सकता है। अगर 2-3 डिजिट दिए जा रहे हैं आंसर में तो दिक्कत आ सकती है, इसमें कभी नहीं आएगी, ये पक्का एकदम ओके है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी ये ट्रिक। तो इस तरह से आप सारे सवाल को पढ़ के लगाइए और ट्रिक उसमें अप्लाई करिए, और साथ में ये डिटेल वाला जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी जरूर लगाइए, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए तो फिर दिक्कत होगी आपको, पर केवल ट्रिक लगा करके आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे। हाँ, ये ट्रिक ऑब्जेक्टिव के लिए बेहतरीन है और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छी हैं, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए कि कैसा सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।